टैक्सोनॉमी इज कि हम किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टर्स, सर्टेन फीचर्स कुछ ग्रुप में बांटते हैं, और उन ग्रुप के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप में है उसमें ये फीचर्स, ये कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो टोटल नॉन स्पीसीज है, ओके, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट टोटल नॉन स्पीसीज जो हमारे पास है दे आर 1.7 टू 1.8 कितने थे, मिलियन थे, है ना। मैंने आपको रिपीट भी किया था कि मिलियन है, इट इज नॉट बिलियन। ओके। तो अब ये बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाई थी कि इट इज नॉट पॉसिबल कि यार एक एक ऑर्गेनिज्म को पकड़ के, मतलब आप समझिए 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज है, और पर स्पीसीज कितने सारे ऑर्गेनिज्म है। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हर एक ऑर्गेनिज्म को पकड़ के उसको डिस्क्राइब किया जाए। मतलब इंसान की जिंदगी इसी में चली जाएगी, फिर भी इट विल नॉट बी पॉसिबल टू डिस्क्राइब एवरी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दैट इज ऑन दिस अर्थ। ठीक है। जैसे अगर आप अपनी फैमिली ले लीजिए, आपकी फैमिली में आप है, आपके डैड है, आपकी मदर है ना। तो इमेजिन कि कोई एक बुक लिखी जा रही है आपके ऊपर, जिसमें आपको पूरा डिस्क्राइब किया गया है, आपके फंक्शनिंग को, आपके एनाटॉमी को, आपके सारे फीचर डिस्क्राइब किए। फिर एक बुक लिखी जा रही है आपके फादर के लिए, फिर आपके मदर के लिए, फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, फिर आपके मान लो कोई कजन है, कोई ब्रदर सिस्टर्स हैं। तो कितना ज़्यादा ये ट्रिमेंडस टास्क हो जाएगा, है ना। तो चीज़ों को कन्वीनियंट बनाने के लिए, है ना, हमने टैक्सोनॉमी डिवाइस की कि भाई जितने भी एक जैसे किस्म के ऑर्गेनिज्म है उनको एक ग्रुप में बांट दो, फिर उस ग्रुप के कैरेक्टर्स जो है आप डिफाइन कर दो, तो फिर पता चल जाएगा कि इस ग्रुप में चाहे जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में वो कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो अब हम आते हैं, हमारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं जिनको हम डेप्थ में समझेंगे, है ना। क्योंकि देखिए, नीट यूजी में आप एनसीईआरटी ही, बेसिक एनसीईआरटी भी और बाइबल, है ना। आप उसके बियॉन्ड आप चाहे जितना पढ़ें वो आपकी श्रद्धा, लेकिन एनसीईआरटी तो आपको फिंगर टिप्स पर आनी चाहिए। ठीक है। और एनसीईआरटी सिर्फ रटी नहीं होनी चाहिए कि आपने पॉइंट्स मगअप कर लिए, ठीक है। ऐसे कोई कंपटीशन नहीं होता, ऐसे तो आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि रटना तो एक पॉइंट तक हर कोई कर सकता है। तो आपको समझना भी है कि इस चीज़ का मतलब क्या है। ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है। तो मैंने अपने इस लेक्चर में एनसीईआरटी के तो सारे पॉइंट्स कवर कर ही दिए हैं, और उसके साथ जो आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी के बियॉन्ड गया हूँ, बहुत ही मिनिमम जो कि आपको जानना ही चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड की है। ओके। तो हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है। ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि अभी जो हमने इतना आपको पूरा बताया, इतनी बातें की, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में बांटना चाहिए, उस प्रोसेस को सिंपली जो है हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक लिटरेचर में क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। कि वी क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म। ठीक है। क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। और क्लासिफिकेशन कोई सिर्फ एक सिंगल स्टेप का काम नहीं है। ठीक है। जैसे आप हैं, आपके मम्मी पापा हैं, हमने आपको क्लासीफाई कर दिया एज ह्यूमन बींग्स। ठीक है। ये तो एक स्टेप है, बट अपार्ट फ्रॉम बीइंग ह्यूमन बींग आप एक मैमल भी हैं, है ना। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ मैमल आप एक एनिमल भी हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एनिमल आप क्या है, आप एक यूकैरियोट है। ओके। आप एक यूकैरियोट है। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन सिर्फ एक सिंगल स्टेप नहीं, इट इन्वॉल्व्स अ हायरार्की ऑफ स्टेप्स। ठीक है। यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है हायरार्की। ओके। हायरार्की वर्ड, मैं इसको अच्छे से गोल कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। हायरार्की मीन्स रैंकिंग, देर इज नथिंग एज सच एज रैंडमनेस। ठीक है। मतलब अगर जिस मैंने आपको जैसे डिस्क्राइब किया है, आप ह्यूमन है, ह्यूमन से ऊपर की रैंक आती है मैमल। ठीक है। मैमल से ऊपर की रैंक आती है एनिमल, और एनिमल से ऊपर की रैंक आती है यूकैरिया। ठीक है। यूकैरिया। ओके। ये एनिमल से ऊपर की रैंक आती है। तो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, बट इट इन्वॉल्व्स अ हायरार्की ऑफ स्टेप्स। ठीक है। मतलब देर इज अ रैंकिंग इन द स्टेप्स।
ठीक है, ऐसे रैंडमली नहीं है कि किसी कोई रिलेशन ही नहीं है, एक ग्रुप ह्यूमन का है एक ग्रुप मैमल का है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों के बीच में एक रैंकिंग है कि मैमल में और भी चीजें आती है अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन, तो मैमल एक हायर रैंक है। ठीक है, और इसी और क्लासिफिकेशन में हर एक स्टेप, ठीक है, एक रैंक रिप्रेजेंट करता है या एक कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इट इज सेम थिंग, रैंक और कैटेगरी। ठीक है, अगर आपको कोई बेटर वर्ड यूज करना है तो दैट इज रैंक ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक ऑर्डर डिनोट करता है कि ये ऊपर है ये नीचे है। बट वी ऑल्सो यूज कैटेगरी, एवरीथिंग इज सेम। ओके, ठीक है। अब कैटेगरी जो है, कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। मतलब जो भी हम जैसे भी टैक्सोनॉमी करते हैं, ठीक है, हर एक कैटेगरी का अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, और हर एक कैटेगरी की अपनी एक रैंक होती है, अभी मैंने समझाया। ठीक है, तो आप जैसे जैसे रैंक में ऊपर बढ़ते जाते हो, रैंक वन रैंक टू, ठीक है, किसी भी चीज़ को इस ऑर्डर में लिखते हो तो ये एक क्या बना देती है, हायरार्की। ठीक है, जो कि मैंने अभी यहीं पर आपको समझाया था, वही बात है। ओके, एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, अब टैक्सोनॉमी में हर एक कैटेगरी को जो है हम कहते हैं टैक्सॉन। ठीक है, और मल्टी प्लूरल इसका होता है टैक्सा, मतलब अगर हम एक से ज्यादा कैटेगरी को रिफर कर रहे हैं एक साथ तो विल कॉल इट एज टैक्सा। ओके, ठीक है। अब मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको एक चीज समझाई थी कि आप देखिए कि वीट अपने आप में एक टैक्सा है। ठीक है, वीट अपने आप में भी एक टैक्सा है। ठीक है, और प्लांट भी अपने आप में एक टैक्सा है। ठीक है, ऑल्दो वीट इज अ प्लांट, ठीक है, जब हम प्लांट की बात करेंगे तो उसमें हम वीट को भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन जब हम सिर्फ वीट की बात करेंगे तो वीट अपने आप में भी एक कैटेगरी है और वो एक सब टैक्सा है प्लांट का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, कि अगर प्लांट टैक्सा है तो ऐसा नहीं कि वीट उससे नीचे की चीज़ है। वीट अपने आप में एक कैटेगरी, जैसे प्लांट अपने आप में कैटेगरी है। ये आपको अच्छी तरह समझना है। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, जब हम बात करते हैं ईच कैटेगरी, ये तो अभी आपको समझा दिया है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स एंड कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट merely मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। इसका क्या मतलब है? ठीक है, जैसे आप हैं, आपकी मम्मी है, ठीक है, आप दोनों सिर्फ दिखने में सेम नहीं है। आप पहले ये समझ लीजिए कि मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट का मतलब क्या होता है। मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, दिखने में कैसा है, कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो कोई भी कैटेगरी में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सिर्फ दिखने में एक जैसे नहीं होते बाहर से। ठीक है, दे आर सिमिलर इन अ बायोलॉजिकल वे, मतलब उनकी लिविंग प्रोसेस भी सेम होते हैं, उनकी इंटरनल एनाटॉमी भी सेम होती है। ठीक है, दे हैव सेम लिविंग प्रोसेस, सेम सेलुलर फंक्शंस। सेम तो नहीं कहना चाहिए, सिमिलर। ओके, सिमिलर, सिमिलर, क्योंकि सेम तो मतलब एग्जैक्टली सेम हो जाएगी। ठीक है, सिमिलर सेलुलर फंक्शंस। ठीक है, सिमिलर इन्वायरमेंटल इंटरेक्शंस। ठीक है, जिसको हम इकोलॉजिकल फंक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, कि वो अपनी इन्वायरमेंट में कैसे रह रहा है। ठीक है, दे आर जस्ट नॉट merely morphological aggregates but they are distinct biological entities। जैसे आप और आपकी मम्मी सिर्फ दिखने में एक जैसे नहीं है। ठीक है, उनकी, आपकी और आपकी मदर की बाकी चीजें भी एक जैसी हैं। ठीक है, आप भी, जैसे आपकी इंटरनल एनाटॉमी, आपके अंदर जो ऑर्गन सिस्टम का अरेंजमेंट है, वही सेम ऑर्गन सिस्टम का अरेंजमेंट आपकी मदर के अंदर भी है। ठीक है, जो आपकी लिविंग प्रोसेस है, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, जो डाइजेशन का प्रोसेस है, वही सेम आपकी मदर का भी है ना। तो इसलिए आप दोनों सिर्फ दिखने में एक जैसे नहीं है। ठीक है, आप एज एन ओवरऑल बायोलॉजिकल एंटिटीज एक जैसे हैं। इसलिए जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स और कैटेगरीज है, दे आर जस्ट नॉट merely morphological aggregate but they are distinct biological entities। ओके, ये बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, ये चीज
मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छे से समझा दी, इस पे बहुत आराम से एमसीक्यू पॉइंट बनता है। ये मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं ना, सब पर एक एमसीक्यू पॉइंट बनता है। ठीक है, एक बात मैं आपको अभी बता दूं कि इस लेक्चर में, ठीक है, मैंने बहुत कॉन्साइज करके पॉइंट्स लिखे हैं, और वही पॉइंट लिखे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए, अब हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात करते हैं। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में सबसे नीचे जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है, जो सबसे लोएस्ट रैंक होती है, वो होती है स्पीसीज की। ठीक है, अब ये चीज जो मैं समझाने जा रहा हूँ बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, स्पीसीज रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। ठीक है, पहली बात ये। ठीक है, दूसरी बात, one should be able to distinguish one species from other closely related species based on distinct morphological differences. ठीक है, based on distinct morphological differences। ठीक है, अब इन दोनों का हम आसान शब्द में समझ लेते हैं कि स्पीसीज वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिनमें कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज हैं। फंडामेंटल सिमिलरिटीज का मतलब कुछ चीजें जो कि दिखने में और होने में, मतलब कुछ एक्सटर्नल फीचर्स, कुछ इंटरनल फीचर्स, कुछ लाइफ प्रोसेस, वो एक स्पीसीज के सारे मेंबर में एग्जैक्टली सेम होंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में। ठीक है, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में अगर एक कुत्ता जो है वो इंडिया में पाया जाता है, और एक कुत्ता आपका जो है ग्रेट ब्रिटेन में पाया जाता है, दोनों आपस में बहुत दूर है। ठीक है, बट दोनों कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट हैं जो कि डिफाइनिंग एस्पेक्ट्स हैं, उसमें बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, एक तो कि उनकी मॉर्फोलॉजी सिमिलर होगी। ठीक है, तो इस चीज को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अभी हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। मतलब इन, इस इंसान को, एक स्पीसीज को उससे ही मिलते जुलते दूसरे स्पीसीज में बहुत आसानी से दिखने वाले फीचर्स, जो कि इजीली दिखें, उनके बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। मतलब वन शुड भी, मतलब अगर हम किसी स्पीसीज को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब कि अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज भी जो बहुत एक जैसे हैं, फिर भी उनमें इतना अंतर होना चाहिए कि देखने वाला गौर से देखकर कह सके कि ये एक अलग ऑर्गेनिज्म है और ये एक अलग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो one should be able to distinguish one species from other closely related species based on distinct morphological मतलब जो कि आपको बाहर से आपकी आंखों से दिख जाए कि भाई ये तो अलग है, ये बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन ये तो दोनों के बीच में ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, जैसे कि आप जो है, एक ले लो, आप ले लो आप, ठीक है, चीता को ले लो, और दूसरा आप शेर को ले लो। ठीक है ना, आगे अभी हम इस चीज को समझाएंगे, इस चीज को भी यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, अब हम पहले पॉइंट पर आते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। अब फंडामेंटल सिमिलरिटीज क्या है, देखिए, जो मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी डिफाइनिंग फीचर जो है स्पीसीज की, कि एक स्पीसीज में जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, और इंटरब्रीड करने के बाद फर्टाइल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपस में वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, इनका इलू इलू तो होगा, और साथ में जो वो अपने किलू किलू पैदा करेंगे, ठीक है, वो भी आगे जाके इलू इलू करके दूसरे किलू किलू पैदा कर सकते हैं। मतलब वो जो प्रोजीनीज पैदा करेंगे, ठीक है, वो भी आगे जाके फर्दर प्रोजीनीज पैदा कर सकते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अपना एक होता है, ठीक है, हॉर्स एंड डंकी के इंटरब्रीडिंग से बनता है म्यूल। ओके, क्या बनता है, म्यूल बनता है। ठीक है, तो अपना म्यूल जो है, ठीक है, देखिए, आपका डोंकी है इंटू हॉर्स, इससे बना म्यूल। ठीक है, एक चीज तो खैर ये हुआ कि इन दोनों के बीच में इंटरब्रीडिंग होगी, एक बैरियर इन्होंने क्रॉस किया, जो हमने डेफिनेशन दी थी,
बट जो इन्होंने प्रोजिनी बनाई है म्यूल, म्यूल होता है स्टेराइल। ओके, ये दूसरा म्यूल नहीं पैदा कर सकता। हम्म, बस की बात नहीं है इसकी। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्पीसीज में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। इसका कुछ एक्सेप्शंस होता है, लेकिन उसकी बात हम अभी यहाँ पे नहीं करेंगे। आपके लेवल पे ये जानना समझना जरूरी है। दूसरा क्या होता है कि एक ही स्पीसीज के सारे ऑर्गेनिज्म अनाटॉमिकली सिमिलर होंगे। ठीक है, मतलब उनके जो ऑर्गेन सिस्टम्स हैं, जो उनका अरेंजमेंट है, वो बिल्कुल एक जैसा होगा। ठीक है, जैसे आप दुनिया के चाहे कोई भी डॉग को ले लो आप, ठीक है, उनका एक बेसिक एनाटॉमी सेम है सबकी। ठीक है, ऑर्गन्स का जो अरेंजमेंट है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, वो बिल्कुल सेम है सारे डॉग्स में। ऑल द डॉग्स आर द सेम। ठीक है, उसके बाद इनके जो लिविंग प्रोसेस है या डेवलपमेंटल प्रोसेस है, ठीक है, जो है ना, जो लिविंग प्रोसेस है, मतलब जैसे रेस्पिरेशन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ओके, ये सारे डॉग्स में सेम होंगे। ठीक है, एक ही इसमें बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। इट विल बी द सेम इन ऑल द मेंबर्स ऑफ स्पीसीज। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, कि हमने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बहुत बड़ा बड़ा क्राइटेरिया है स्पीसीज को डिफाइन करने का। बट व्हाट अबाउट द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस? व्हाट अबाउट बैक्टीरिया? इसमें हम कैसे बताएं कि एक स्पीसीज के है कि नहीं? ठीक है, तो जो कोर फीचर्स हैं, ठीक है, जो सबसे कोर डिफिनेशन स्पीशीज की होती है, ठीक है, वो ये है कि उनकी साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, ये सिमिलर होनी चाहिए। साइटोलॉजी मतलब सेल कैसा, दोनों के सेल सिमिलर होने चाहिए। ठीक है, एक स्पीशीज के सारे बैक्टीरिया के सेल और उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सबका अरेंजमेंट एंड एवरीथिंग, सेल के अंदर जो प्रोसेसेस चल रहे हैं, वो सब सिमिलर होंगे। और सबसे बड़ी बात कि सेम स्पीशीज में जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, उनकी जेनेटिक्स बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक्स एंड साइटोलॉजी। जेनेटिक्स मतलब उनके डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल सेम होगा, चाहे वो जहाँ भी दुनिया के किसी भी कोने में पाए जाए। ठीक है, तो देखिए, आपको मेरा मतलब ये नहीं कि आपको ये सब पॉइंट याद कराने हैं। ठीक है, मैं इतना आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको ये वर्ड समझ में आ जाए, फंडामेंटल सिमिलरिटीज का मतलब क्या होता है। और अगर आप इतना याद कर लोगे तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका नीट यूजी के पेपर बनाने वालों को मन के कह रहा हम थोड़ा सा एनसीईआरटी से ऊपर उठ के चीज़ें पूछते, तो ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप सब। ठीक है, one should be able to distinguish one species from other closely related species based on distinct morphological differences। मतलब इंसान को एक स्पीशीज को अपने ही जैसे दूसरे सिमिलर स्पीशीज से या बहुत ही जुड़े हुए, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज से डिफ्रेंशिएट कर लेना चाहिए। मतलब इतना अंतर दोनों स्पीशीज में होना चाहिए, चाहे वो कितनों भी आपस में मिले, कितने भी जुड़े हुए हों, कितने भी क्लोजली रिलेटेड हों, कितने भी संबंधित हों। ठीक है, लेकिन उनमें इतनी डिफरेंस होनी चाहिए कि कोई देख कर कह सके कि भाई ये किसी दूसरे स्पीशीज का जानवर है, ये किसी दूसरे स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म है। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर ये पिक्चर है, ठीक है, गौर से देखिए आप इसे। ठीक है, ये तीनों ही ऑर्गेनिज्म, तीनों ही जानवर एक जैसे दिखेंगे। मतलब अगर मैं ये हटा दूं तो आप शायद कह भी ना पाए कि इसमें कौन सा लियोपर्ड है, कौन सा जैगवर है और कौन सा चीता है। ठीक है, सबकी स्किन का कलर भी एक जैसा है, सबके स्किन पर एक जैसी स्ट्राइप्स हैं, सबकी शक्लें भी एक जैसी हैं। कि आप बता पाएंगे? ऐसे ऐसे नहीं बता पाएंगे अगर आपको पता नहीं होगा तो। ठीक है, बट
इवन दो कि ये तीनों एक जैसे एकदम दिखते हैं, बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, फिर भी आप अगर बारीकी से देखेंगे, ठीक है, तो यू कैन टेल द डिफरेंस कि यार ये इस स्पीसीज का, ये स्पीसीज का है। जैसे हम बात करते हैं लियोपर्ड की, ठीक है, लियोपर्ड की जो हेड होती है, ठीक है, वो चीता के हेड से बड़ी होती है और जैगुआर के हेड से छोटी होती है, ठीक है। बाकी देखिए, मेरा बताने का मकसद आपको ये नहीं है कि आपको लियोपर्ड, चीता और जैगुआर के बारे में याद कराना है, मुझे समझाना है, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा पॉइंट समझाने के लिए लेता हूँ। इनके बॉडी पर जो स्ट्राइप्स होते हैं, ठीक है, अगर आप गौर से देखें, जो लियोपर्ड की स्ट्राइप होती है वो होती है रोजेट फॉर्म में, रोजेट, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, रोजेट का मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए ये एक ये एक डॉट, ये एक डॉट, ये एक डॉट, इसे मिला करके एक रोजेट फॉर्म है, ठीक है। जो चीता की स्ट्राइप होती है वो डॉटेड होती है, देखिए, सिंपल से डॉट्स हैं, बस ऐसे ऐसे ऐसे। वही ल्यूपर्ड में जो है रोजेट है, दे आर लाइक अ फ्लावर, ठीक है, फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं उसके जैसे। और जैगवर में क्या होता है, जैगवर में रोजेट्स के अंदर मिनी रोजेट्स होते हैं, जैसे आप देखिए लियोपर्ड का देखिए, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, दिस इज वन सिंपल रोजेट, ये, ठीक है, दिस इज वन सिंपल रोजेट, दिस इज वन सिंपल रोजेट, दिस इज वन सिंपल रोजेट, ठीक है। अब हम आते हैं जैगवार पे। जैगवार में देखिए, ये एक रोजेट है, ठीक, उसके अंदर मिनी रोजेट है, ठीक है, रोजेट्स इनसाइड अ रोजेट, ठीक है। ऐसे आप आइडेंटिफाई करेंगे ये एक जैगुआर है ना। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको शायद इससे पहले ये बात पता भी नहीं होगी, ठीक है। तो इवन दो कि ये तीनों जानवर बहुत एक जैसे दिखने में लगते हैं, बट तीनों अलग अलग स्पीसीज के हैं। क्यों? क्योंकि तीनों में क्या है, डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। समझ में आया, है ना। डिस्टिंक्ट है कि भाई कुछ चीजें हैं जो आप देख के कह दो कि ये तो चीता ही है, ये जैगवर नहीं हो सकता। कि अगर डॉटेड स्ट्राइप्स हैं तो वो चीता है, अगर रोजेट विद इन अ रोजेट पैटर्न है तो वो जैगवर है, और सिंपल रोजेट है तो वो लियोपर्ड है, ठीक है। स्पीसीज क्लियर है, ठीक है। तो हम आते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे, हमारा वो है जीनस, ठीक है। स्पीसीज से ऊपर वाली जो रैंक होती है वो रैंक होती है हमारी जीनस, ठीक है। जीनस क्या होता है, देखिए, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच इज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जनर। मतलब कुछ, देखिए, स्पीसीज में तो क्या होता है कि फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती है ना, फंडामेंटल सिमिलरिटीज हमने बताया था। लेकिन ये फंडामेंटल सिमिलरिटीज जो है सिर्फ स्पीसीज में होती हैं, ठीक है। स्पीसीज से आप जैसे ही ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है, जो नंबर ऑफ सिमिलर फीचर्स हैं वो उतने ही डिक्रीज करेंगे, तो ठीक है। तो जीनस या जेनरा में वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होते हैं, और एक जीनस के ऑर्गेनिज्म दूसरे जीनस के ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में ज्यादा कैरेक्टर्स आपस में शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक स्पीशीज होती है लायन, एक स्पीशीज आपकी होती है, गौर से देखो ये क्या है, देखो देखो, यहाँ पे आपको रोजेट दिख रहे हैं, ठीक है, रोजेट के अंदर भी ये दिख रहा है, तो अपना ये हो गया कुछ जैगवार जैसे, ठीक है। या चलो ठीक है, इतना बहुत अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, अपन इसको पकड़ लेते हैं कि ये है लियोपर्ड, ठीक है, और ये है हमारा क्या, टाइगर, ठीक है। तीनों अलग अलग स्पीसीज के हैं लेकिन तीनों में बहुत सिमिलरिटीज है, ठीक है, आपको भी पता है, ठीक है। तीनों जंगल में रहते हैं, तीनों मार कर मांस खाते, तीनों रात को शिकार करते हैं, ठीक है ना। इनमें इतनी सिमिलरिटीज हैं कि ये कभी कभी, है ना, नेचुरल में तो नहीं, ठीक है, नेचुरली तो नहीं, बट इन अ मैन मेड कंडीशन हम इनको आपस में इंटरब्रीड भी करा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम टाइगर एंड लायन को इंटरब्रीड कराकर हम बना देते हैं लाइगर, ओके। तो ये इंटरब्रीडिंग तभी हो सकती है जब
पहली बात तो नेचुरली नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात, मैन मेड में भी तभी हो सकती है जब दो स्पीशीज आपस में बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं, या तो आप ये कह दो कि वो दोनों एटलीस्ट एक जनरा को बिलोंग करते हैं, ठीक है। ओके, उसी तरह ये तो एनिमल की बात होगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जनरा इज एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। जैसे ये आपका लायन है, ये आपका है लियोपर्ड है, और ये है आपका क्या, टाइगर है। ये तीनों ही एक जनरा में आते हैं जिसको हम कहते हैं पैंथेरा, ठीक है। ये होता है आपका पैंथेरा लियो, ठीक है। ये होता है आपका पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। उसी तरह हम बात कर ले प्लांट्स में, ठीक है। प्लांट में देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। एक होता है अपना पोटैटो, एक होता है ब्रिंजल, और एक क्या होता है अपना टोमेटो, ठीक है। ये सारे एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स हैं जो कि मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। एक होता है अपना पोटैटो, एक होता है ब्रिंजल, और एक होता है टोमेटो। ये तीनों ही अलग स्पीशीज है, ठीक है, लेकिन इनमें कुछ सिमिलरिटीज होती हैं जिनके बेसिस पे इनको एक ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। और इनको ए मिला करके एक ग्रुप में रखा गया है। तो जो सबसे, देखिए जीनस क्या होता है कि सबसे स्पीसीज से ऊपर दो ऑर्गेनिज्म आपस में, देखिए सबसे ज्यादा करेक्टर्स तो आपके स्पीसीज में शेयर होता है, लेकिन स्पीसीज के बियॉन्ड, जस्ट ऊपर जो सबसे ज्यादा करेक्टर शेयर करने वाला ग्रुप है वो होता है जीनस, ठीक है। तो ये तीन जो है प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट किंगडम में अपार्ट फ्रॉम देयर ओन स्पीसीज, ठीक है, सबसे ज्यादा फीचर्स आपस में शेयर करते हैं। तो इनको हमने मिला करके रख दिया एक जीनस में, उसका नाम हमने क्या दे दिया, सोलेनम। जीनस का नाम है सोलेनम। आप चाहो तो याद कर सकते हो, लेकिन इसके चांस बहुत कम है कि आपसे ऐसे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पे कुछ सवाल आए, ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल, बट स्टिल आप याद कर लो, ठीक है। टोमेटो, पोटैटो एंड ब्रिंजल तीनों आते हैं आपके सोलेनम जनरा में, ठीक है। अब पोटैटो की स्पीशीज अलग है, तो हम पोटैटो को सोलेनम ट्यूबरोसम कहते हैं, ठीक है। ब्रिंजल को सोलेनम मोंजिला कहते हैं, और टोमेटो को सोलेनम लाइपर लाइपर एस्कुलेटम कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीनस के आगे जो रैंक होती है, ठीक है। जीनस के आगे रैंक होती है फैमिली, ठीक। तो देखो भाई, जैसे जैसे आप हायरार्की में ऊपर बढ़ते जाओगे, है ना, क्या होता जाएगा, नंबर ऑफ सिमिलर फीचर्स, या क्या कहते हैं, मिलते जुलते फीचर्स जो हैं वो उतने ही कम होते जाएंगे, ठीक है। तो फैमिली क्या होती है, it is a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species। तो ऑब्वियस सी बात है ना, स्पीसीज में सबसे ज्यादा, जीनस में जो है उससे कम, और फैमिली जो है रिलेटेड जनरा की, कुछ जनरा जो आपस में जो है कुछ कैरेक्टर्स कॉमन जिनमें होता है, ठीक है, उनको उठा करके हम जो है एक ग्रुप बना देते हैं जिसको हम फैमिली कहते हैं, ठीक है। अब प्लांट की अगर हम बात करें तो ये जो स्टेटमेंट मैं कहने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, और इसको हम लोग अभी बैठ कर समझेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, मतलब ऑब्वियसली जो कह रही है वो फैक्ट है, अपने मन से तो नहीं कह रही। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि फैमिली में हम जो भी प्लांट्स इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली हम कुछ क्राइटेरिया बनाएंगे कि भैया इनमें ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम इनको एक फैमिली में रखेंगे। तो उन क्राइटेरिया में हम सिर्फ प्लांट के सिर्फ वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव फीचर को आइसोलेशन में नहीं लेते हैं, ठीक है, दोनों वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स को यूज करते हैं, ठीक है, क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है।
वेजिटेटिव फीचर्स में आप मान लीजिए कि उसका आगे उसके फ्लावर कैसे हैं, ठीक है, लीफ कैसे हैं, उसका रूट कैसा है, उसका शूट कैसा है, कैसा उसका स्टेम कैसा है। रिप्रोडक्टिव फीचर में ऑब्वियसली जो उसके सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्सुअल पार्ट्स हैं फ्लावर्स के, ठीक है, जैसे उसके गैमेट्स कैसे हैं, है ना। तो दोनों फीचर को हम कंसिडर करते हैं जब भी हम किसी ग्रुप ऑफ प्लांट को एक स्पीशीज में डालते हैं। तो फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species। ठीक है, ये क्लियर है। अभी देखिए, फैमिली ग्रुप्स टुगेदर ऑर्गेनिज्म दैट शेयर कॉमन एंसेस्ट्री एंड ट्रेड्स बट स्टिल हैव डिस्टिंग्विशेस डिफरेंसेस विद इन देयर जेनरा एंड स्पीसीज। ऑब्वियसली एक फैमिली है, ठीक है, उसमें कई सारे जेनरा होंगे, है ना, जेनरा जेनरा जेनरा, और एक जेनरा में कई सारी स्पीसीज होंगे, ठीक है। तो क्या है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, मतलब ये है कि जो फैमिली है, ठीक है, उनमें जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एक कॉमन एंसेस्टर से आ रहे हैं, ठीक है, और उनमें बहुत सारी जो ट्रेड्स हैं एंड फीचर्स हैं दे आर वेरी सिमिलर, बट स्टिल डिस्पाइट द सिमिलर ट्रेड्स एंड फीचर्स उनमें डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस होते हैं। जैसे फैमिलीज के अंदर जो जनरा होते हैं, दो जनरा में डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस होते हैं, और जनरा के अंदर जो स्पीसीज होते हैं उनमें डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। अब वैसे ही बात करें हम, ठीक है, एक एग्जाम्पल है हमारा और एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है कि तीन जनरा हैं सोलेनम। अब सोलेनम एक जनरा है, इसके अंदर तीन स्पीशीज आते हैं, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, एक आता है अपना पोटैटो, एक आता है टोमेटो, और एक आता है ब्रिंजल, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए। उसी तरह पिटूनिया है, इसमें भी कुछ स्पीशीज आते होंगे। उसी तरह एक जनरा है दतूरा, ठीक है, उसमें भी कुछ स्पीशीज आते होंगे, ठीक है। ये तीनों जनरा को मिला करके एक फैमिली में डाल दिया गया है, और उस फैमिली को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सोलेनेसी कहते हैं, ठीक है, उस फैमिली को हम कहते हैं सोलेनेसी। ओके। उसी तरह आप एनिमल किंगडम में आ जाएं तो जैसे जीनस पैंथरा है, इसमें लायन, टाइगर, लियोपर्ड आता है, अभी हमने एग्जांपल देखा था, है? और जीनस फेलिस है, ठीक है ना, जिसमें हमारी कैट्स आती हैं। इन दोनों को मिला करके हम एक फैमिली में रखते हैं, जिसको हम कहते हैं फेलिडे, ठीक है, क्या कहते हैं, फेलिडे, ठीक। इन दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है ऑब्वियसली, ये तो आपको भी पता है कि जो है कैट्स एंड लायन में सिमिलरिटीज हैं बहुत हद तक, है ना। तो उनको हम मिला करके एक फैमिली में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फेलिडे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको बिल्कुल जानना है, और ये आपके एमसीक्यू पॉइंट है ही, इस पर तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। जो एनिमल होते हैं, ठीक है, एनिमल में जो फैमिलीज के नाम होते हैं वो आईडी से एंड होते हैं, दे एंड विद द वर्ड आई डी ए ई, आईडी, ठीक है, जैसे कि कैनिडे, ठीक है, फेलिडे, ठीक है ना। उसी तरह से प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, प्लांट में जो फैमिली के नाम होते हैं दे टिपिकली एंड विद द वर्ड एसी, ठीक है, जैसे कि सोले नेसी, ठीक है, जैसे कि कॉर्न वुल वुलेसी, ठीक है, जैसे कि अनाकार्डियसी। ओके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि अगर प्लांट की फैमिली है तो इट विल मोस्टली एंड विद द, ठीक है, सफिक्स एसी, एंड अगर एनिमल की फैमिली है तो इट विल मोस्टली एंड विद द सफिक्स आइडे, ठीक है, कैनिडे, फेलिडे, ठीक है, सोलेनेसी, कॉन्वोलवुलेसी, एनाकार्डियसी,